हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं कविता। आप सब लोगों का मेरे चैनल स्कोर अप में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे भारत की जनजातियों से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चंस की, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। इंडियाज मेजर ट्राइब्स जीके क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें से क्वेश्चंस जो आपके आरआरबी एनटीपीसी के अभी एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, तीनों ही फेसेस में मैंने जीके में जितना मैंने एनालिसिस किया है उसमें मुझे भारत की जनजातियों से संबंधित कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो आगे के फेज 4 और फेज 5 में भी पूछे जाएंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसमें तकरीबन 30 क्वेश्चंस मैंने इन्वॉल्व किए हैं और यकीन मानिए कि आपको 2 या 3 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले कि भारत की यानी कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति है वो हमारे भारत के संविधान में कौन से भाग में आती है। अगर हम बात करें हमारे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति की, तो वो आता है आपके 16वें भाग में, ठीक है। 16वें भाग में इसको भारत के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में 16वें भाग में इसको इंक्लूड किया गया है। और ये आता है आर्टिकल, यानी कि जनजाति, अनुसूचित जाति और जनजाति से रिलेटेड जो भी जातियां हैं, पिछड़ा वर्ग है या अंगला भारतीय हैं, उनको लेकर के जो आयोग बने हुए हैं, ठीक है, कि उनको जो वेलफेयर फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाए, या उनको उनके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनकी ज़रूरतों के बारे में या उन्हें आगे बढ़ाने के बारे में उन्हें लोकसभा में रखा जाए, संसद में रखा जाए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं भारत के संविधान के 16वें भाग में, और जो आती हैं आपके आर्टिकल, यानी कि अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 के बीच में। तो ये एमसीक्यू से रिलेटेड ही वीडियो है, लेकिन मैंने इसमें आप लोगों को ये बताना ज़रूरी समझा क्योंकि इसमें क्या है कि सिर्फ एमसीक्यू करने से ही चीज़ें नहीं क्लियर होती हैं, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में इसको किस भाग में रखा गया है और कौन से आर्टिकल के अंतर्गत ये आती हैं। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। तो जनजाति के एमसीक्यू के साथ साथ आपकी पॉलिटिक्स की भी स्टडी हो जाएगी इसमें, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज, जो वर्ल्ड ट्राइबल डे मनाया जाता है, यानी कि विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, वो किस दिन मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 9 अगस्त। हर साल 9 अगस्त यानी कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन्हें याद रख लीजिए, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपकी दोनों तरफ की प्रिपरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है आर्टिकल 338, यानी कि आर्टिकल 338 जो हमें क्या बताता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना, यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की जो स्थापना हुई है उसको स्थापित किया गया है, उसके बारे में सारी डिटेल्स हैं आर्टिकल 38 के अंदर, यानी कि आर्टिकल 38 के अंदर ये आते हैं, ठीक है। और आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक, यानी कि आर्टिकल 330 से लेकर के 342 के बीच में आपका क्या आता है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के बारे में, उनको जो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है, और साथ ही साथ कि उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा, यानी कि कौन वो लोग होंगे जो संसद में या लोकसभा में, राज्यसभा में इनका प्रतिनिधित्व करेंगे, यानी कि इनकी परेशानियों को इन लोगों को आगे लाएंगे, इनको लीड करेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें बताई गई हैं आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक। और जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति और जाति का जो आयोग है उसकी स्थापना की गई है आर्टिकल 338 के तहत, ठीक है। तो हम इसे ये भी कह सकते हैं नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल ट्राइब, जो कि आता है आपके आर्टिकल 338A के अंदर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये भी एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में एमसीक्यूज के अलावा ये चीजें भी इंक्लूड करना जरूरी समझा, ताकि तो आपको पूरा डिटेल में पता चल जाए, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्न में से कौन है? यानी कि आपके उत्तर प्रदेश में कौन सी ऐसी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निवास करती है? वो है बुक्सा, ठीक है, खरवार या बन रावत या थारू। तो राइट आंसर है आपका डी, थारू,
ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट है भील जनजाति भारत में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, यानी कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य या स्थान है जहाँ पे भील जनजाति सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में या मध्य प्रदेश में। तो सबसे ज्यादा आपको मिलती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, भील जनजाति मुख्य रूप से गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में निवास करती है, यानी कि सबसे ज्यादा आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात और राजस्थान में भी ये लोग निवास करते हैं, रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है आहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, असम से संबंधित है, या मध्य प्रदेश से या झारखंड से। तो जो आहोम जनजाति है वो भारत के असम यानी कि आसाम से संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस वीडियो में, तो पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को स्किप मत करिए। अगर स्किप करते हैं तो नुकसान आपका ही होने वाला है। विदिन 10 मिनट्स में कुछ नहीं जाने वाला है, इवन एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, और आई एम 200% श्योर कि इससे बेटर वीडियो आपको पूरे यूट्यूब में नहीं देखने को मिलेगा, जिसमें आपको पॉलिटिक्स प्लस एमसीक्यूज यानी कि जनजाति से बेस्ड एमसीक्यूज और जनजाति का पॉलिटिकल हिस्ट्री आपको देखने को मिल रहा है एक साथ एक सिंगल वीडियो में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जो कौन से व्यक्ति अनुसूचित जाति और जनजाति का है, इसको तय करने का अधिकार किसके पास है, यानी कि भारत के संविधान ने किस उस इंसान को अधिकार दिया है कि वो ये तय करे कि कौन सा व्यक्ति भारत की अनुसूचित जाति या जनजाति में आए। ठीक है, इसका अधिकार दिया गया है किसको, भारत के राष्ट्रपति को, यानी कि भारत के राष्ट्रपति जी ये तय करेंगे कि कौन अनुसूचित जाति और जनजाति में आएंगी, कौन सी कास्ट। ठीक है, नेक्स्ट है काका कालेकर आयोग का गठन, यानी कि सबसे पहले जो ये मुद्दा था, ठीक है, जनजाति का, ट्राइबल पीपल्स का, ये सबसे पहले किसने उठाया था, तो वो थे जिन्होंने सबसे पहले एक आयोग का गठन किया था। ठीक है, जिसको काका कालेकर आयोग कहा गया, और इन्हें ही उनका अध्यक्ष बनाया गया, और इन्होंने ही पहली बार ट्राइबल लोगों के खिलाफ आवाज उठाई थी। तो इस आयोग का गठन सबसे पहले हुआ था 1953 में, और ये पहला आयोग था जो कि पिछड़े हुए लोगों के लिए बना था भारत में आजादी के बाद। ठीक है, लेकिन इनने जो सिफारिशें करी थी, ठीक है, इन्होंने जो अपना एक रिपोर्ट 1955 में, इन्होंने भारत की संसद में 1955 में एक रिपोर्ट जो थी वो दी थी, लेकिन इनकी जो भी सिफारिशें थी या जो भी बातें इन्होंने उस रिपोर्ट में डाली थी कि ऐसा होना चाहिए पिछड़े वर्ग के लिए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो इस आयोग को या इस रिपोर्ट को एक तरीके से हम फेल ही मानेंगे। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि जीके में सिर्फ कौन सी जनजाति कहाँ पे निवास करती है, किस राज्य की है, उनसे ही नहीं, इवन पॉलिटिक्स से भी आपसे पॉलिटिक्स से भी अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट था एग्जाम में आ सकता है वो मैंने इस वीडियो में डाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है, स्पेशली कहाँ मिलती है। ये अरावली की पहाड़ियों में, तराई प्रदेश में, पश्चिम घाट में या छोटा नागपुर के पठार में। तो ये तराई प्रदेश में मिलती है, और ज्यादातर ये आपको देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में ये ज्यादा से ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है, डाफर, डाफला, लेप्चा या चेंचू। तो राइट आंसर आपका डी है, चेंचू। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से किस में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती, यानी कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। गोवा, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर एंड केरल। तो राइट आंसर है आपका बी, हरियाणा। हरियाणा में अनुसूचित यानी कि ट्राइबल लोग नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट है भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी, यानी कि सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है भारत की, थारू, गोंड, भील या संथाल। तो राइट आंसर है गोंड, यानी कि गोंड भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, और ये कहाँ निवास करती है गोंड जनजाति, ये आंध्र प्रदेश में निवास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ
सोमपेन जनजाति पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा स्थान है या स्टेट है जहाँ पे ये सोमपेन जनजाति पाई जाती है। ये निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप में, या स्पीति घाटी में, या नीलगिरी की पहाड़ियों में। द राइट आंसर इज द ए, निकोबार द्वीप समूह में ये लोग मिलते हैं। अंडमान निकोबार का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। अंडमान निकोबार यानी कि जहाँ की कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। हाँ, ये पोर्ट ब्लेयर, तो वहां के अंडमान निकोबार के निकोबार द्वीप में ये सोमपेन करके जनजाति है एक, जिसका नाम सोमपेन है, ये पाई जाती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? उरांव, हो, संथाल या मुंडा? तो राइट आंसर आपका सी, संथाल, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? यानी कि मौसमी प्रवास यानी कि मौसम के हिसाब से जो लोग प्रवास बदलते रहते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते हैं, तो इस तरीके की जनजाति का संबंध किससे है? यानी कि कौन सी क्या नाम दे करके इन्हें संबोधित किया जाता है? इन्हें जौनसारी कहा जाता है, इन्हें भोक्सा कहा जाता है, इन्हें भोटिया कहा जाता है, थारू कहा जाता है? तो राइट आंसर आपका सी, भोटिया। और ये आपको सिर्फ उत्तराखंड में ही देखने को मिलेंगी, उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के भी पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अब हम बात करते हैं, पहले तो मैंने आपको काका कालेकर कमेटी के बारे में जो आयोग का गठन हुआ था 1953 में, उसके बारे में बताया था कि वो पहला ऐसा आयोग था जो कि पिछड़ा वर्ग के लिए बनाया गया था। और 1955 में उसने अपनी रिपोर्ट संसद में पेश की थी, जिसपे उनकी सिफारिशें उन्होंने जो कही थी उसमें, उस रिपोर्ट के अंदर डाली थी कि क्या क्या सुविधाएं या क्या क्या चेंजेस आने चाहिए अब पिछड़े वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए। तो वो सारी सिफारिशों को लेकर के संसद में कोई प्रावधान नहीं आया था, यानी कि उनकी सिफारिशों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। उसके बाद एक नया मंडल यानी कि नई समिति बनी, वो भी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, ठीक है। वो तो था सिर्फ पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस, जो कि ओबीसी में आता है। अगर आप इसको बोलेंगे तो उसको क्या कहा जाता है? ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो ये बीपी मंडल समिति बनी थी, जिसका गठन हुआ था 1991 में। और इन्होंने 27% रिजर्वेशन यानी कि 27% आरक्षण को रिकमेंड किया था, उसकी मांग की थी कि ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए 27% रिजर्वेशन देना होगा जॉब्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, देन एवरीवेयर, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः कुकी जनजाति मुख्यतः निवास करती है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो ये मणिपुर में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आओ जनजाति संबंधित है किससे? नागालैंड से, त्रिपुरा से, मेघालय से, असम से? तो ये संबंधित है असम से, असम यानी कि आसाम से, ठीक है। मुंडा जनजाति का निवास स्थान क्या है, यानी कि कहाँ पे निवास करती है? ठीक है, मध्य प्रदेश में, झारखंड, उड़ीसा या बिहार? तो मुंडा जनजाति रहती है आपकी झारखंड में। आदिवासी समूह सहरिया किस राज्य से संबंधित है? यहाँ पे स्पेस का प्रॉब्लम है, इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक। आदिवासी समूह सहरिया किस राज्य से संबंधित है? ये महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान या गुजरात? तो ये संबंधित है राजस्थान से, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में केंद्र शासित प्रदेशों में से ओजो जनजाति के लोग किस में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में ही रहते हैं ये ओजो जनजाति के लोग, लेकिन कौन से केंद्र शासित प्रदेश में रहते हैं? लक्षद्वीप में, दादर और नागर हवेली में, दमन और दीव में, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में? तो ये रहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गारो जनजाति है असम की, मणिपुर की, मिजोरम की या मेघालय की? तो ये गारो, खासी और जयंतिया का नाम आपने सुना होगा, ये मेघालय की जनजातियां हैं, ठीक है, गारो हिल्स में रहती हैं। नेक्स्ट है, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो टोडा जनजाति नागालैंड में मिलती है, झारखंड में, गुजरात में या नीलगिरी की पहाड़ियों में? तो राइट आंसर आपका डी है, नीलगिरी की पहाड़ियों में, ठीक है। नेक्स्ट है, गारो, खासी और जयंतिया जनजाति किस राज्य में निवास करती है? मिजोरम, मणिपुर, असम या मेघालय? ये मेघालय में निवास करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। लेप्चा और भूटिया जनजाति का
निवास क्षेत्र कहाँ है, ये कहाँ रहती हैं? सिक्किम में, उड़ीसा में, मेघालय में या मिजोरम में? तो ये निवास करती हैं सिक्किम में। दाफला तथा सेहपो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती हैं? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश? तो राइट आंसर आपका डी है, ये आपको मिलती है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। पैनियान तथा इरुला जनजातियां किस राज्य में निवास करती है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या महाराष्ट्र? तो ये रहती हैं केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोडो निवासी हैं, यानी कि बोडो जनजाति कहाँ पे निवास करती है? गारो पहाड़ी की हैं, संथाल परगना की हैं या अमेजन बेसिन की या मध्य प्रदेश की हैं? तो ये है गारो पहाड़ी की। और एक समझौता हुआ था असम का, ठीक है, असम सरकार का, जिसको बोला गया था बोडो समझौता, यानी कि इस जनजाति के साथ। तो उसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जब मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी। ठीक है। गद्दी लोक निवासी हैं, कहाँ के हैं ये, कहाँ रहते हैं ये गद्दी? तो ये मध्य प्रदेश के हैं, हिमाचल प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश के या मेघालय के? इनकी वेशभूषा से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पहाड़ी लोग होंगे। तो यानी कि ये कहाँ के? हिमाचल के। नेक्स्ट है, धुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो ये ओराव की है, कुडुख की है, मुंडा या संथाल? ये है ओराव की। ठीक है। नेक्स्ट है, नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जनजाति कौन सी है? गरसिया, मुर, माया या खासी? तो ये है गरसिया। निम्न में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है? मारिया, असुर, बगदा या सहरिया? तो ये राइट आंसर आपका सी है, ये है बगदा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे टॉप 26 क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में आपको 100 एंड 200 क्या 200% आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि फेज 1, फेज 2, फेज 3 में ऑलरेडी भारत की जो प्रमुख जनजातियां उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे गए हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए मैंने आपको एमसीक्यूज से रिलेटेड आपको उनका जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो भी बता दी है इस वीडियो में। सो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आप लोग अगर मुझसे मेरे फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया। आप डायरेक्टली वहां से मुझसे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम आपको फ्री पीडीएफ मटेरियल और क्विज अरेंज करवाते हैं, ताकि तो आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो सके। एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम एंड स्टे होम, स्टे सेफ। बाय।